हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कर रहे थे मॉडल पेपर, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे 100 प्रश्नों की हम 3 प्रश्नोत्तरी आपको प्रस्तुत कर चुके हैं। आज का यह चौथा मॉडल पेपर है और पूरे 100 प्रश्न हैं। आपको बताना चाहेंगे, वीडियो में आप बने रहिएगा एंड तक। कुछ नए प्रश्न आपको और कुछ बहुत लाजवाब प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए पहला प्रश्न देखेंगे आज का। निम्नलिखित आलोचकों और उनकी कृतियों में से एक असंगत युग्म का चयन करना है। जो संगत नहीं है, असंगत, याद रखेंगे। कभी भी परीक्षा में प्रश्न ऐसा आता है तो आप उसे क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे ताकि आपके माइंड में वो क्लिक करता रहे। चलिए पहले नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे, कमल भारती, डॉक्टर अम्बेडकर एक पुनर्मूल्यांकन, डॉक्टर धर्मवीर भारती कामसूत्र की संतानें, सोहनलाल सुमनाक्षर विश्व धरातल पर दलित साहित्य, डॉक्टर दिनेश राम हिंदी काव्य में दलित अस्मिता। तो असंगत कौन सा है? तो डी असंगत है, बाकी तीनों संगत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे और 100 प्रश्न है तो थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी को हम तेज गति से करेंगे ताकि हम अचीव कर पाए सारे प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके समक्ष। इनमें से किसे श्रृंगार रस का देवता कहा जाता है? तो कुछ ऐसे भी प्रश्न बनते रहते हैं, तो याद रखेंगे। महेंद्र को, रुद्र को, कृष्ण को, सूर्य को। तो किसको कहा जाता है? तो कृष्ण को। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालरीज की नहीं है? तो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द सेक्रेड वुड, और एक है लेक्चर्स ऑन लिटरेचर। अब आपको बताना है थर्ड नंबर के प्रश्न में कौन सा कालरीज का नहीं है, ये बताना है आपको। पहले देख रहे हैं, नहीं है, कालरीज की रचना नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। तो याद रखेंगे, ये ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ये भी नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बायोग्राफिया लिटरेचिया भी नहीं है, और एक चौथा लेक्चर्स ऑन द लिटरेचर। ये 3 रचनाएं इनकी नहीं है। बाकी कौन सी है? द सेक्रेड वुड थर्ड नंबर का इनका है, बाकी ये 3 नहीं है। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। आप सभी को पता है दुनिया की अनमोल रत्न जो कहानी है, यह पूरी कहानी चैनल पे अपलोड है। आप समय निकाल के 21 कहानियां जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हैं जरूर पढ़िएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? तो F.E.K. एडविन ग्रिप्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, 10। 5 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? तो एडविन ग्रिप्स का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 नंबर का। राम राज्य की अवधारणा रामचरितमानस के किस कांड में मिलती है? अरण्य कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, उत्तर कांड। अच्छा प्रश्न है, आपने पूरा रामचरितमानस पढ़ लिया होगा उम्मीद है। 6 नंबर के प्रश्न का आपसे उत्तर दीजिए। तो उत्तर कांड में है। कहाँ पे? उत्तर कांड में। अब अगला प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नानकवाड़ी के संपादक हैं जयराम मिश्र, परशुराम चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। 7 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे कौन है संपादक? तो जय राम मिश्र। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं 8th नंबर का। यहाँ पे हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। चलिए 8 नंबर के प्रश्न में तो क्या कहते हैं? स्थायी भाव जो हृदय में रहते हैं। और जैसे ही क्या होती है, आपको किसी तरह की आप देखेंगे प्रतिक्रिया होती है, जैसे आप नेचर में जाते हैं तो आपको एक रस उत्पन्न होने लगता है ना, वैसा ही है। तो यहाँ पे मूल रूप से जो विद्यमान रहता है वह स्थायी भाव रहता है। समय में मिलने पे और उसका पोषण होने पे वह बाहर आ जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा? उपयुक्त पंक्तियां उर्वशी के किस पात्र ने किससे कही है? पुरूरवा उर्वशी से, विश्वमान सुकन्या से, महर्षि चयन उर्वशी से, सुकन्या पुरूरवा से। अब आपको 9 नंबर के प्रश्न का आंसर बताना है। तो पुरूरवा किससे कहा है? उर्वशी से कहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यहाँ पे है 10 नंबर का प्रश्न, आप याद रखेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किसकी जीवनी नहीं लिखी है? स्टालिन, कार्ल मार्क्स, थॉमस मुरे, माओ त्से।
ठीक है, बताएंगे। 10 नंबर के प्रश्न का, तो किसकी जीवनी नहीं लिखे हैं, तो थॉमस, आप याद रखेंगे थॉमस मूरे की जीवनी आप नहीं लिखे हैं, राहुल संकृत्याल जी, बाकी तीनों की इन्होंने जीवनी लिख रखी है। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे बस आ चुका है, आप याद रखिए। देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्याय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोकसभा का रचनात्मक उपयोग, ये बताना है 11 नंबर के प्रश्न को आपको। अब आप ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन से है? तो आत्मचेतस से भी है, बाबरा अहेरी से भी, दो तो कन्फर्म है। अब आपको बताना है कि विचार कविता से है तो नहीं है, तो दो जिसमें होगा वो कट जाएगा। देखिए इसमें भी दो है, आप देख पा रहे हैं, ये भी कटा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। कुछ इसी विधि से आप परीक्षा में प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न है, घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। घनानंद कैसे कवि हैं? प्रेम की यातना के कवि हैं। यह कथन आपसे पूछा जा रहा है। कहीं इसमें बेचैनी, तड़प और विह्वलता की प्रलयकारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यानी यातना की चरम परिणति। कथन किसका है? किस आलोचक का? बच्चन सिंह, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप देख पा रहे हैं ये बच्चन सिंह का कथन है। जब आप बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से प्रश्न को देख पा रहे होंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जगत शरीर है और ब्रह्मा शरीरी। जगत वास्तविक है, जगत मिथ्या है, ब्रह्मा जीव व जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। यहाँ पे बताना है असत्य कथन। ठीक है, 13 नंबर के प्रश्न में तो आप देखेंगे जगत मिथ्या है, ये क्या है? असंगत है, बाकी तीनों संगत है, तो सी आपका ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। 14 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो रामवृक्ष बेनीपुरी का यहाँ क्या है? बंदे वाणी विनायको निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये 15 नंबर का, कौन सा युग्म असंगत है? तो अभिसमय, विभंग लुइपा, कुमारपाल चरित, सोम प्रभु सूरी, पाहुड़ दोहा, मुनिराम सिंह, योग शास्त्र हेमेंद्र। अब ये बताना है 15 नंबर के प्रश्न में, तो ये कुमारपाल चरित सोम प्रभु सूरी का नहीं है, यही असंगत है, बाकी ये तीनों संगत है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न आप सबके समक्ष है। उत्तरकांड में लिखित में से किसका संवाद आया है? शिव पार्वती का, नारद राम नारद संवाद, राम सीता संवाद, लक्ष्मण उर्मिला संवाद। तो किसका संवाद आया? शिव पार्वती संवाद आया है 16 नंबर के प्रश्न में। ये रहा आपके समक्ष 17 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा स्क्रीन पे आ जाए, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब आपको सुमेलित करना है और बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो 17 नंबर के प्रश्न का ध्यान से देखिए आप सभी, तो देख पाएंगे वर्षा विनोद किस में है? तो लावनी छंद में है। किस में है? लावनी छंद में। अब आपको ध्यान देना है, तो प्रातः समीरन का है, प्यार है, समीर मतलब हवा होता है, प्यार मतलब जो बहती रहती है। बंदर सभा, अब आपको बताना है बंदर सभा क्या है? यह पैरोडी है। अब बताना है आपको तन्मय लीला, तो यह प्रबंध गीत है। क्या है? प्रबंध गीत। कुछ प्रश्न हमने आपसे शुरू में कहा था नया मिलेंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपने मिलान भी कर लिया है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर का। यहाँ पे है 18 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कहानीकारों का जीवन परिचय देना है सबसे पहले, तो आप याद रखेंगे 18 नंबर के प्रश्न को, कहानी को संबंध करना है, कहानीकारों का जो क्रमबद्ध है उसी के अंतर्गत आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहले कौन आएंगे? जयशंकर प्रसाद आएंगे कि प्रेमचंद आएंगे? तो जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद का जीवन परिचय आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलिए बताइए, सबसे पहले प्रेमचंद आएंगे, फिर जयशंकर प्रसाद ने 80 में है ये 1880 में, फिर ये जो है कि 1889 में, फिर एलाचंद जोशी यशपाल 25 में आ जाएंगे। तो ए आपका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज द्वारा शब्द वेदी बाण मारने की कथा का उल्लेख किस निबंध में है?
ये अच्छा प्रश्न है। चलो सभी लोग बताओ भाई। आपने पढ़ा भी होगा साहित्य, वहाँ पे ये प्रश्न आपको मिला होगा। पृथ्वीराज द्वारा शब्दभेदी बाण मारने की कथा का उल्लेख किस निबंध में? दिल्ली दरबार दर्पण, उत्तर फाल्गुनी, भारत भारतवर्षोन्नति कैसे होगी, शिव शंभू के चिट्ठे। लगभग चारों निबंध चैनल पे अपलोड है, समय निकालेंगे तो आप देख पाएंगे। तो कहाँ पे है? तो डी में है, शिव शंभू के चिट्ठे में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कथन और कारण का प्रश्न है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है, बताएंगे आप 20 नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो सही है बट ये गलत है, साध्य नहीं है, साधन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बी ऑप्शन में आपका बी 20 नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न को आप थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। अब आप बताएंगे 21 नंबर के प्रश्न में, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। ये जब आप निबंध पढ़ेंगे ना, चिंतामणि भाग 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 22 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर सभी लोग बताइएगा। तो ये चिंतामणि भाग 1, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये पूरा 17 निबंध है। कितने निबंध? 17। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला भाग। अगला प्रश्न है 23 नंबर का। हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया उपन्यास है। मानस का हंस, वैशाली की नगर वधु, विराटा की पद्मिनी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आप 23 नंबर के प्रश्न में बहुत अच्छे से जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह है बाण, वहाँ पे कादम्बरी के रचयिता है संस्कृत साहित्य में। तो उन्हीं के जीवन पे बाणभट्ट, जैसे बंड नाम इनका कैसे पड़ा, बंड से होते हुए बाण नाम पड़ गया। तो ये जब आप पढ़े होंगे ना बाणभट्ट की आत्मकथा, यहाँ आत्मकथा लिखने से आप ये मत समझिएगा कि आत्मकथा है या उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे 24 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष महाप्राण है? सघोष महाप्राण। अब आपको बताना है 24 नंबर के प्रश्न में। तो देख पा रहे हैं आप, जैसे अल्प प्राण महाप्राण होता है, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हो गया, दूसरा, चौथा महाप्राण हो गया। इसमें से आप देखिए पहले महाप्राण क्या है। तो क, और यहाँ पे ज, च, छ, ज। यहाँ पे देखें ट, ठ, तो ये महाप्राण है, ठ हो गया, ठ हो गया महाप्राण। ऐसे करके आप परीक्षा में प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक तीसरा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सघोष महाप्राण, सघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो च, छ, ज। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आ रहा है आप जो है तीसरे नंबर पे। तो ये यहाँ पे सघोष है, लेकिन ये पहला दूसरा होता, च, छ, ज, यहाँ तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें महाप्राण। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है ना। तो अगर महाप्राण मानेंगे तो ये ट नहीं होगा, क नहीं होगा, और च, छ ये हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन आपका दोनों हो जाएगा, सघोष भी हो जाएगा और महाप्राण भी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। तो 25 नंबर के प्रश्न में जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? देरिदा, कोट्स, फ्रायड, बुअलो। 23 नंबर के प्रश्न 25 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो ये हो जाएंगे बुअलो। डी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, ये रहा आपके समक्ष। रस तरंगिणी के रचयिता कौन है? मम्मट, कुंतक, भानुदत्त, रूप गोस्वामी। 26 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे तो ये हो जाएंगे भानुदत्त। रस तरंगिणी के रचयिता कौन है? भानुदत्त। यहाँ पे एक प्रश्न और आपके समक्ष प्रस्तुत है, 27 नंबर का प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? तो 27 नंबर का प्रश्न आप देख पाएंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र है। कूट वाला प्रश्न है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, तो यहाँ पे आप कर लीजिए, इसके बाद हम उसको देख लेंगे, है ना। कूट वाला प्रश्न है, कूट आपका पीछे है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन है। सरस्वती है, शांति है, ये उर्मिला भी नहीं है, सीता भी नहीं है। तो तीनों 1, 3, 5 ये तीनों है। अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं।
ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 3 5 देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है और यह बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा विचार करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप सभी। ठीक, चलिए 28 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण कवि की टीका में प्रत्येक दोहे का विवेचन कवित्व में है। यहाँ पे बिहारी सतसई का जो टीका हुआ है, 100 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं बिहारी सतसई की। ये एक ही रचना है जो हिंदी जगत में अमूल्य निधि के रूप में है। आज समाज में लोग इसके दोहों को बोलते हैं ना, क्या सतसैया के जो दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव खरे गंभीर, है ना। कुछ ऐसी छोटी छोटी इनकी पंक्तियां हैं जो हरदम कोट करके आप परीक्षा में भी लिखते आते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि टीका के बारे में जो बातें बताई गई हैं कौन सी सही हैं कौन सी नहीं सही है। देख रहे हैं आप, सत्य पूछा जा रहा है, कथन कौन सा सत्य है। तो कृष्ण कवि की टीका में प्रत्येक दोहे का विवेचन कवित्व में है, बिल्कुल सही। लल्लूलाल की लाल चंद्रिका है ब्रजभाषा में, गद्य में भी विवेचन किया गया, ये भी सही है। अंबिका दत्त व्यासकृत बिहार सोरठा छंद में है, 28 नंबर में, आप ध्यान दीजिए। तो और यहाँ पे देखेंगे पंडित परमानंद कृत श्रृंगार सप्तशती संस्कृत में लिखी गई, तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये तीसरा आपका कट जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे जब आप परीक्षा में देखेंगे ना, तो यहाँ पे यहाँ एक चीज़ और आप याद रखिए, तो ये तीसरा अगर नहीं है तो ये इसमें भी तीसरा कटा, इसमें भी तीसरा कटा, दो ऑप्शन में, तो एलिमिनेट करके भी आप प्रश्न का आंसर देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न 30 नंबर का है। 30 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। कहानियों को कालानुक्रम जो है कि क्रमबद्ध करना है। कौन सी कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है यही आपको बताना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर के प्रश्न का आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे पिंजरे की उड़ान, किसकी उड़ान, तो पिंजरे की उड़ान। यहाँ पे सबसे, या तो खच्चर और आदमी ही देख लीजिए सबसे पहले, तो खच्चर और आदमी ये 1965 में है, ठीक है। आप देखेंगे पिंजरे की उड़ान, तो पिंजरे की उड़ान आप देखेंगे तो यह 1939 में है, ठीक। इसके बाद देखेंगे उतमी की माँ, यह उतमी की माँ 1955 में है। इसके बाद देखेंगे तर्क और तूफान, तर्क और तूफान कब का है, तो यह तर्क और तूफान ये 1943 में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1943, अब आप मिला लीजिए, पहले 39 आएगा फिर 43, तो पिंजरे की उड़ान ये भी आपका सही होगा। इसके बाद 43 आ जाएगा, फिर 55 और ये 65, तो बी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस रेखा चित्र में कहा गया है कि ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबा देता है, इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ रूप प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल होते हैं परीक्षा में, कितना भी आप पढ़े हों थोड़ा सा ये घुमावदार प्रश्न होते हैं तो आपको परेशान करते हैं। स्मृति की रेखाएं, लाल तारा, ठकुरी बाबा, रेखा और रंग बताएंगे 30 नंबर के प्रश्न में। तो ठकुरी बाबा के हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना कि 3-4 की झुंड में वो लोग आते हैं जिनकी पत्नी मर चुकी होती है, बेटी होती है और बेटी की शादी करते हैं, और उसमें भी उसका दामाद मर जाता है, तो ऐसे घूमते रहते हैं, धपली बजा बजा के मांगने का कार्य करते हैं। आपने महादेवी वर्मा में ये पढ़ा होगा, है ना, देखा चित्र है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 31 नंबर का, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो बहुत अंदर से कोट किया गया है। यह प्रश्न आप याद रखेंगे, शिवमंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मेंद्र भारती। तो इसमें से समीक्षक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, इतिहासकार। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, तो ये रहा वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, विश्वनाथ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे आप, 33 नंबर का प्रश्न है आपकी समझ। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं, तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम में अभिव्यक्त देखते हैं। उपयुक्त कथन किसका है। 33 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा फटाफट। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या प्रेमचंद। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद का यह कथन है। अब देखेंगे आप 34 नंबर के प्रश्न को। 34 नंबर के प्रश्न में मिलान वाले हैं, थोड़ा इजी है, जल्दी से मिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है, तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, तो ये नाटक थोड़े से यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों में चाणक्य आता है। यहाँ पे इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देके आप सभी देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो कमला नहीं है,
ठीक है। और ये मनोरमा भी नहीं है, ये तो सिंदूर की होली में पाई जाती है। अब आपको बताना है कौन से हैं। चलिए बताइए, 2 ऑप्शन तो निकल गया ना, अब आप बताएँगे। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है कि नहीं है पूछा जा रहा है, सॉरी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नहीं है तो ये मनोरमा भी नहीं है, मतलब ये बी जिसमें दूसरा होगा वो सही होगा, ये दोनों कट जाएँगे। और आपको और बताना है, और बताइए आप सभी, ये शिखर शिखर शेखर होना चाहिए, शिखर दे दिया है। तो ये ए ऑप्शन आपका होगा जो नहीं है। बाकी है देवसेना भी है, कमला भी, गोविंद गोविंद गुप्त भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे असंगत बताना है। प्रियदर्शिनी, विजयश्री, देवदासी या धार्मिक वेश्या एक पुनर्विचार। असंगत बताना है आपको। मृणाल पांडे का है जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं। सुधीर चंद्र का है रखमाबाई, स्त्री अधिकार और कानून। अनामिका है का है हम सभ्य औरतें। 35 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन। बाकी क्या है पुनर्विचार, यहाँ पे देख रहे हैं असंगत का, ये अनामिका का नहीं है, हम सभ्य औरतें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में बताएंगे कि किसका है हम सभ्य औरतें। चलिए बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न आपके समीप से है 36 नंबर का। अयोध्या सिंह हरिओद के प्रबंध काव्य हैं रस कलश, चुभते चौपदे, मर्म स्पर्श, पारिजात, वैदेही वनवास। अच्छा प्रश्न है, पढ़े तो आप सभी हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रबंध काव्य आपसे पूछा जा रहा है। तो ये परिजात इनका प्रबंध काव्य है और वैदेही वनवास, तो ये चौथा और पांचवा, ये इनका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे। तो ये रहा आपका 36 नंबर का प्रश्न। अब आप चलेंगे आगे 37 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है आपका प्रश्न, कौन सा निबंध नगेंद्र का नहीं है? विमर्श के क्षण, विचार और अनुभूति, आलोचना की आस्था, विचार और विवेचन। 37 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे तो ये विमर्श के क्षण, ए ऑप्शन, ए इनका नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 38 नंबर का। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत चुनिए। हिंदी काव्यधारा राहुल संकीर्तन, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कृष्ण शंकर शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास ये रमाशंकर शुक्ल, रसाल, हिंदी साहित्य का दर्शन नलेन मुलज्जम शर्मा। असंगत बताओ सभी लोग फटाफट, ऐसे प्रश्न तो इजी होते हैं। द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कृष्ण शंकर शुक्ल का ये असंगत है, बी नंबर असंगत है, बाकी तीनों संगत है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, चलिए बताइए सभी लोग। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, कथन किसका है? शिवदान सिंह चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। 39 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे या बच्चन सिंह का कथन है, जब आप इनका दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न, भरा था मन में न उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। उपयुक्त पंक्तियाँ कमायनी की किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये अपना परिचय दे रही है ना। आपने कमायनी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे वो अपना परिचय दे रही, भरा था मन में न उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों की देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। तो मैं सीखने के लिए निकली हूँ, क्या सीखने के लिए निकली है? तो ललित ज्ञान निकली है, ललित कलाओं को सीखने के लिए निकली है। तो ये श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य ही वैसा होता है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व। गलत बात है, जाति कभी साहित्य का निर्णायक नहीं कर सकती। तो 41 नंबर के प्रश्न में ये सही और आर गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष 42 नंबर का। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। प्रेमचंद घर में है अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रेमचंद का पहला उपन्यास प्रेमा है। चलो बताओ सभी लोग कौन सा सही नहीं है ना। 42 में जब आप प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना पढ़ेंगे ना तो ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे पुस्तक का आमुख शिवरानी देवी ने लिखा, बिल्कुल सही। प्रेमचंद के छोटे बच्चे धन्नु है, धन्नु मनु दोनों बेटे हैं। प्रेमचंद 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति होते हुए ये इनका पहला उपन्यास नहीं है प्रेमा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, असंगत है मतलब सही नहीं है। नेक्स्ट अगला देखेंगे आप। अगला देखेंगे अच्छा प्रश्न है, चामुंडराय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चामुंडराय पृथ्वीराज रासो जो रेवा तट लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूछा जा रहा है चामुंडराय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चामुंडराय ने ही पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट चलने का परामर्श दिया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रश्न को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से देख पाए। सही प्रश्न सही पूछा जा रहा है तो बिल्कुल दिया था। चामुंडराय पृथ्वीराज का एक वीर सेनापति था। हाँ, उसी ने तो युद्ध करने की प्रेरणा भी दी थी उनको। ठीक है, चलिए अब आप बताएंगे चामुंडराय
दाह रसाय दाहिम का छोटा पुत्र था, ये बताना है आपको। बिल्कुल, ये भी सही है। उसने देवगिरी के राजा और जयचंद के संयुक्त सेना से युद्ध करके विजय श्री हासिल की थी। तो ये भी सही है। चारों कथन सही हैं। क्या है? चारों कथन सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हैं तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो यूजीसी नेट से तो भाई पाठ्यक्रम उसको क्लियर करके आप आए हैं, तो हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। रामानंद को आकाश धर्मागुरु कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा। चलिए 44 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कितने प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछे जा रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे आपको मिलान करने वाला यहाँ प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा हो गया, अब आप देख पाएंगे। उपन्यास उनके नारी पात्र को आपको मिलान करना है। चलिए बताइएगा। अब त्यागपत्र, त्यागपत्र सभी पढ़ा होगा, मृणाल है इसकी 4 नंबर। सी का चौथा किस में है? यहाँ पे ये देख रहे हैं, सीधा प्रश्न यहीं पे सही हो गया। चलो, शेखर एक जीवनी ससी है दूसरा। अब गबन, गबन की पात्र कौन सी है? तो जालपा है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। अब देखेंगे परख, धनिया तो कहाँ की पात्र है? गोदान की, तो परख कट्टो। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 46 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष। चलिए ध्यान दीजिएगा 46 नंबर के प्रश्न को। प्रेम माधुरी शांत पथिक प्रिय प्रवास मिलन, 46 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे फटाफट फटाफट। बहुत इजी प्रश्न है, आप देख पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इनका डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले प्रेम माधुरी आएगा, इसके बाद आ जाएगा शांत पथिक प्रिय प्रवास मिलन। ठीक, 46 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे डी आप याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष आपको इन छोटे छोटे कविताओं के तो याद ही होंगे। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न हो गया। तो आप चलेंगे 47 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कुछ पुस्तक को मिलान करना है जो बार बार रिपीट होती है। आज एक थोड़ा सा परिवर्तन के साथ यह पुस्तकें बराबर रिपीट होती रहती है ना 47 नंबर में। चलिए ठीक है, देखेंगे आप प्रसाद कामता प्रसाद गुरु का क्या है? तो हिंदी व्याकरण है। किसका है? तो हिंदी व्याकरण है। ठीक ठीक, ध्यान दीजिए। चलिए मिलाइए, आप सभी लोग भी साथ साथ मिलाते रहिएगा। अब आपको बताना है यहाँ पे, अब आप ध्यान देंगे तो किशोरी दास वाजपेयी का कौन सा है? तो हिंदी शब्दानुशासन। अब आप देंगे उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा उत्सव और विकास। रामविलास शर्मा का कौन सा है? तो भाषा और समाज। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 48 नंबर का आप सबके समक्ष। भले बुरे सब एक समझो, लव बोलत नाही, जान परत है काग पीक ऋतु बसंत के आही। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि के लिए, किस कवि की है? बताइए। 48 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो यह वृंद की है। किसकी है? बहुत बार यह रिपीट होने वाली पंक्ति है, तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सावन बरस में अति पानी भरनी, परी हो बिरन झुरानी, लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा। उपयुक्त काव्य पद्मकर के किस खंड से ली गई है? तो नागमती से है। नागमती का वियोग खंड है ना। तो आप देखो कैसा घुमाया प्रश्न है आपके। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए नागमती वियोग खंड, नागमती पद्मावती विवाद खंड, नागमती संदेश खंड, पद्मावती और नागमती सती खंड। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका सही होगा, वियोग खंड से है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको, कैसे कैसे अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुर्दैया के संदर्भ में कौन सा संग असंगत है? तो डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। बिल्कुल, मुर्दैया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रखा है जैसे उन्होंने जिया था। बिल्कुल, यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। बिल्कुल, राजू इसका मुख्य पात्र। असंगत पूछा, ये देखो असंगत है। डी, बाकी तीनों संगत है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 51 नंबर का है। नए चक्र किसकी रचना है? तो अब आप बताएंगे गोरखनाथ, देवसेन, चंद्रमुनि, अभिजय सेन सूरी। चलिए 51 नंबर के प्रश्न का उत्तर दिएगा। तो यह देवसेन की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, और यहाँ पे आप देखेंगे सत्य कथन चुनना है। तो यहाँ से एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, कूट इसका इधर दिया है। अब आपको बताना है, कूट के हिसाब से आपको बताना होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम आप पढ़ लेते हैं प्रश्न को, आंसर हम साइड में बता देंगे। संत काव्य संबंधी सत्य कथन चुनना है। संत कवि सगुणोपासक थे। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया था। संत काव्य में अद्वैत दर्शन का स्थान मिला है। संत काव्य रहस्य की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब हम चलेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले एक बार दिखा देते हैं आपको, थोड़ा समय लग रहा है, सॉरी इसके लिए।
यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस प्रश्न में यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो इसका ये तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पहला से भी सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका 52 नंबर का प्रश्न। आप देख लिए अच्छे से। अब चलिए आप आंसर लगा लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दूसरा, तीसरा और चौथा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। ऐसा भी प्रश्न व्याकरण से, यही से प्रश्न अक्सर बनता है अघोष सघोष से। चलिए 53 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो क ख ग घ ये बताना है आपको। तो ये समझ रहे हैं घ और एक ख और घ ये महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। चलिए अब आप यहाँ पे एक चीज़ और बताना है, अल्प प्राण भी अघोष सघोष अघोष अघोष सघोष। ये आप मिलाइए 53 नंबर के प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी से। तो एक का हो जाएगा यहाँ पे, ये अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप 53 नंबर के प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिए। क्या क्या हो गया? चौथा हो गया। तो ए में चौथा, इसमें किस में है? यहाँ पे आप देखिए, यहीं पे आपका प्रश्न सही हो गया। ठीक है, अगर आप एग्जाम में हैं, जल्दी में है, तो प्रश्न को यहीं से स्किप कर जाइएगा। ठीक, अब आपको बताना है ख। ख आप जानते हैं महाप्राण है, तो यहाँ पे देखेंगे ख अघोष और महाप्राण है। ठीक, अब आप ग में देख लीजिए, तो ग क्या है? तो ग यहाँ पे सघोष और अल्प प्राण है, क्योंकि ग तीसरा है ना, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया। अब आप मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। 54 नंबर का। ये मॉडल पेपर है, थोड़ा सा गौर करके आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से आप समझ पा रहेंगे। चलिए, पढ़ो न अक्षर एक, ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरे जन्म गंवायो। उपयुक्त का पंक्ति किस कवि की है? रामनरेश त्रिपाठी, सत्य नारायण कविरत्न, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए 54 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो यह सत्यनारायण कविरत्न की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो सत्यनारायण कविरत्न की यह पंक्ति है। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। स्थापना और तर्क का यह प्रश्न है। और प्रतिभा के विस्फोट के लिए समावेश की आवश्यकता है, किंतु रसिक कभी नहीं बनते। यहाँ पे देख रहे हैं कूट वाला प्रश्न दिया है। अब आप देखेंगे राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यती प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होती है। क्या क्या सही? ए आर दोनों सही, ए सही आर गलत है, और दोनों गलत है, और ए गलत आर सही है। चलिए बताइएगा। ऐसे प्रश्न बहुत बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में। यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। ठीक, चलिए, क्योंकि हर आदमी कविता नहीं कर सकता, जिसको प्रतिभा होती है, और जो थोड़ा उसी भी चीज़ को आप देखेंगे तो कवि की तरह नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक कवि देखेगा तो उसकी दृष्टि वहाँ जाएगी, उसका कवि तो जगेगा उसके हृदय से, और वो फूट के निकल जाएगा, है ना। चलिए, तो देखेंगे आप यहाँ पे किस आचार्य, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? लोजाइनस, अरस्तु, रिचर्ड, प्लेटो। चलिए 56 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए। तो ये माने हैं अरस्तु, बी। यहाँ पे एक प्रश्न मिलान वाला आ गया है, आप सभी के समक्ष थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रश्न को आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये रहा 57 नंबर का प्रश्न आप सभी के समक्ष। अब आपको बताना है कि जन्म क्रम बताना है। तो लक्ष्मी, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, श्याम सुंदर का दास देखते हैं। श्याम सुंदर का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ है। तो यहीं नीचे से हम देख लेते हैं, यहीं पे है 1800। 1 मिनट, इनका जन्म देखेंगे श्याम सुंदर का, तो 1875 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद आपका आ जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का, तो इनका हो जाएगा 1894 ईस्वी। कब का है? 94। इसके बाद आएंगे कृष्ण शंकर। कौन है भाई? यहाँ पे आप देखिए, तो हम देख पा रहे हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1918 ईस्वी किसका है? तो थोड़ा आप क्लियर लिख लीजिएगा, 1918 ईस्वी। अब आप आ गया यहाँ पे लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इनका जन्म हुआ है 1906 ईस्वी में। कब हुआ है? 1900। अब आप मिला लीजिए। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, तो आप बताएंगे क्या सही हुआ। सबसे पहले कौन आ गया भाई? यहाँ श्याम सुंदर दास आ गए, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आ गए, और ये बी ऑप्शन आपका सही हुआ। हमें लगता है 2 ऑप्शन एक जैसा बना है, तो ये आप डी लगा लीजिए या बी लगा लीजिए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, तो कौन सा आंसर सही गया? बी, और ये डी भी सही है। देख रहे हैं आप यहाँ पे,
लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये 2 ऑप्शन इसके सही हो रहा है। तो बी एंड सी, बी एंड डी दोनों सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ भी अगला प्रश्न है आपके समक्ष, यशपाल की उपन्यासों का सही क्रम बताना है, 58 नंबर के प्रश्न का। तो आप चलिए बताइए सभी लोग। सबसे पहले देखेंगे आप, यहाँ पे है दादा कामरेड, ये कब का है, तो ये 1941 ईस्वी का है। इसके बाद देखेंगे देशद्रोही, देशद्रोही कब का है, तो 1943 का है, ये ऐसे 43। दिव्या आईएएस के सिलेबस में लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। ये 1945 का है, कब का है, 1945 का। इसके बाद देखेंगे झूठा सच 2 भागों में है, कितने भागों में, 2 भागों में। एक है 1958 में, ठीक है, अब दूसरा है 1960 में, तो नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे जो है कि 58 नंबर के में आंसर आप मिला लीजिए सभी लोग, हमने डेटा आपको बता दिया, तो पहला ही सही होगा। कौन सा सही होगा, पहला ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब आया आपका 59 नंबर का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकेशु है, तो शुक्ल जी का कथन है, 1000 बार आप पढ़े होंगे। यहाँ पे अब आपको बताना है 60 नंबर के प्रश्न का। तो 60 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, तो ये रहा आपके समक्ष। प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे नर का दयोगा, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं। ठाकुर के कुआं से प्रेमचंद को प्रसिद्धि मिली थी, क्या मिली थी, प्रसिद्धि, क्योंकि दलित वर्ग की चेतना को ये उठाए थे। वैसे सामाजिक लेखक हैं, तो फिर भी जब आप कथन और तर्क में प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे खारिज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आता है ना दलितों की आत्मकथा, वो जब स्वयं भोगते हैं तो लिखते हैं, आप देख के उतना नहीं कर पाते हैं, तो वहीं पे प्रेमचंद खारिज कर दिए जाते हैं। जब आप छोटे छोटे प्रश्न, जब आप यूजीसी नेट में आपने देखा भी होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो थिंकिंग अबाउट वीमन की रचना है सिमोन द बउआर, मैरी एलमन, वर्जीनिया उल्फ, प्रभा खितान। 61 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यह है मैरी एलम का। थिंकिंग अबाउट वीमन की रचना है, किसकी है, मैरी एलमन का। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आप पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हो। हास्य रस के कितने भेद हैं, आप बताइए सभी लोग। 62 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। 4, 6, 2, 5, तो कितने हैं, बी 6। हास्य रस के 6 प्रकार हैं। अब ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है तो छोटा कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का उनके विषयों का सुमेलित करना है, ये आपको बता, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे स्त्री क्या है, सामाजिक है। इसके बाद देखेंगे मुक्ति के भागी धार्मिक है। अब आप अगला देखिएगा, तो खड़ी बोली, हाँ, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, तो 1 मिनट फिर से आप थोड़ा सा ध्यान देके इस प्रश्न को देखिए, तो आप समझ पाएंगे। हाँ, यहाँ पे तो ये स्त्री जो है, ये एजेक्ट दूसरा है, सामाजिक है। इसके बाद एक आप देखेंगे मुक्ति की भागी, ये धार्मिक है। इसके बाद देखेंगे खड़ी बोली का गद्य, ये थोड़ा सा देखेंगे, ये भाषाई संबंधित है। द, अब अकेला द भी आपसे पूछा जा सकता है ना, तो ये कैसा है, दांत नाक भौ, ऐसा इन्होंने सब कुछ लिखा है ना, तो ए ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 64 नंबर का। निम्नलिखित में से पात्र माटी की मूर्ति रेखाचित्र के हैं। तो माटी की मूर्ति से ये देखिए बुधिया भी है और बलदेव सिंह है। और यहाँ पे देखेंगे बाल गोविंद भगत, ये नहीं, महादेवी नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे चौथा कटेगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये डी ऑप्शन आपका सही हुआ 64 नंबर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, न होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, लेकिन जब होती हो तो न जाने कहाँ होती हो। उपरोक्त पंक्तियाँ दूसरे सप्तक के किस कवि की है, आप बताइए। ये तो पंक्ति पूछी गई, ऊपर से सप्तक भी पूछ लिया गया कि किस सप्तक से लिया गया है ना। ऐसे ही घुमावदार प्रश्न परीक्षा में सभी को परेशान करते हैं। तो यह पंक्ति किसकी है, तो यह नरेश मेहता की है। नरेश मेहता आप सभी को पता है दूसरे सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे 66 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। असंगत युग्म का चयन करना है, रामावत, रामानंद, गौड़ी, चैतन्य महाप्रभु, महापुरुषिया, शंकरदेव, उद्धित, चक्रधर। तो 66 नंबर के प्रश्न का चलो सभी लोग उत्तर दो। तो ये क्या है, असंगत है, डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
67 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप सभी उत्तर दीजिए फटाफट। धर्मवीर भारती के निबंधों का क्रम बताना है। क्या बताना है? क्रम। चलिए बताइए सभी लोग। यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय कब का है? तो 1900, एक मिनट, पेंसिल लेंगे तभी तो हो पाएगा। ठेले पर हिमालय का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1958 है, नोट कर लीजिए। कहनी अनकहनी 1970। अब देखेंगे शब्दिता। शब्दिता का प्रकाशन वर्ष 1977 है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, 95। चलिए बताइएगा सभी लोग फटाफट। आप लोग अब आप क्रम से लगा चुके होंगे। ये रहा आपका दूसरा ही प्रश्न, सही है, बी ऑप्शन सही है। जैसे हमने किया है वैसे ही आप नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे कुछ पंक्तियां हैं और यह यूजीसी नेट की चहेते प्रश्न है, ध्यान दीजिए। नैन नचाए कहाँ मुस्काए लला फिरई हो खोलन होरी। तो यह किसका है? इसके बाद देखेंगे किसकी पंक्ति है? पद्माकर की। ठीक, 68 नंबर में यह पंक्ति किसकी है? तो पद्माकर की है। ठीक, चलिए यह पद्माकर की है, मतलब 3 नंबर। तो पहले में ए में तीसरा, यहीं पे प्रश्न सही हो गया। देख रहे हैं आप, बी। अगर आप एग्जाम में हैं तो यहीं से प्रश्न को स्किप करके आगे निकल जाइए। ठीक, चलिए अब आप मिला लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साई के सब जीव किरी कुंजर दोई दो भूषण बिन्न विराजय कविता बनता में डाल द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फटाफट मिला लीजिएगा। यह कबीर का है, 1 नंबर। इसके बाद आप देखेंगे पद्माकर। अब आप देखेंगे ये पे 5वां देव। ठीक, तो बी, बी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रश्न है, तो समय भी लग रहा है। अब टोटल 100 प्रश्न है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, असंगत, इसमें संगत नहीं बताना है, असंगत बताना है। ठीक, 69 नंबर में। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, वंदनीय वह देश जहाँ के देश देसी निज अभिमानी है, श्रीधर पाठक का है। क्यों पले पीर कर किसी को तू, अयोध्या सिंह आर्योद का है। सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। देश भक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, तो ये तो इन्हीं का है। अब आपको बताना है 69 नंबर में, ये इनका नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो। यह पंक्ति किसकी है? इनकी नहीं है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है, तो किसकी है? चलिए 70 नंबर के प्रश्न का आप सब आंसर दीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है? असंगत इसमें भी बताना है। ऐसे ही प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं ना, जब आप संगत जानेंगे तभी असंगत निकाल पाएंगे। माटी की सौगंध प्रेम कपाड़िया। सुअर दान रूपनारायण सोनकर। तुम्हें बलिदान ही होगा, तुम्हें बदलना ही होगा विजय सौदागर। खुले गगन सितारे, यह प्रभु काकरिया का है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही है, जो संगत नहीं है। नेक्स्ट 71 नंबर का प्रश्न है आप सभी के समक्ष, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आदिवासी संस्कृति एवं लोक हस्तशिल्प परंपरा का चित्रण किस रचना में हुआ है? आदिवासी संस्कृति एवं लोक हस्तशिल्प परंपरा का चित्रण किस रचना में हुआ है? आदिवासी दुनिया, आदिवासी साहित्य विमर्श, आदिवासी संस्कृति के आर्थिक आधार, बस्तर की आदिवासी एवं लोक हस्तशिल्प परंपरा। 71 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आदिवासी संस्कृति के आर्थिक आधार, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 72 नंबर का। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। यह कथन किस रचना से संबंधित है? ठकुरी बाबा, मुर्दैया, माटी की मूर्ति, एक कहानी। यह भी है, मुर्दैया किसकी है? आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठकुरी बाबा किसका है? माटी की मूर्ति किसकी है? यह भी मन्नू भंडारी। चलो 72 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर बताएंगे। तो ये कहाँ से है? बी मुर्दैया से लिया हुआ है। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निगर उठे, चमक उठे। ठीक है, मुर्दैया से यह कथन लिया हुआ है। नेक्स्ट स्थापना और तर्क का प्रश्न है, और ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं ये वाले प्रश्न। भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई।
पर कविता की भाषा ब्रज ही रही। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतेंदु युग में अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। ये तो आपको बताना है क्या सही होगा। तो अधिकांश ब्रज क्षेत्र के नहीं थे, ए सही, आर गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मदिराम, श्रीपति और दास दास से ये कुछ 20 ठहरते हैं। कौन? प्रताप शाही शुक्ल जी ने इन्हीं के लिए कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के अंकों को पहले के बाद के क्रम से चुनना है। जंगल, शमशान, राजसभा, वाह्य प्रांत, बाजार। तो सबसे पहले याद रखेंगे तीसरा आएगा, तो ये बी यहीं पे सही हो गया आपका प्रश्न। सही, ठीक है। 75 नंबर के मैं एक मिनट थोड़ा सा जल्दबाजी में कर दी, सॉरी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आता है वाह्य प्रांत, है ना, जंगल बाद में आता है, सॉरी। देखेंगे आप तो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ऐसे ही एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं तो बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले वाह्य प्रांत आएगा, इसके बाद आएगा बाजार, बाजार के बाद आएगा जंगल, जंगल के बाद आएगा शमशान। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो ए लास्ट में शमशान आता है, 2 नंबर यहाँ पे रहेगा। तो देख रहे हैं 2 सब में दिया है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे वाह्य प्रांत, इसके बाद आ जाएगा बाजार, इसके बाद आएगा जंगल, इसके बाद आएगा राजसभा, फिर शमशान। तभी तो फांसी पे चढ़ने लगता है ना। ए ऑप्शन सही हुआ। बचपन से पढ़ने वाले प्रश्न भी थोड़े जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न हमें परीक्षा से बाहर कर देते हैं। वैष्णव धर्म के संस्थापक नहीं हैं। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, नामदेव। चलिए 76 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे, तो नामदेव नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मजेदार प्रश्न है, द्विवेदी योगीन अनुदित काव्य हैं। अब आपको बताना है जो अनुदित है, जिसका अनुवाद हुआ है ना। चलिए ध्यान देंगे, तो ये अनुदित है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 77 नंबर के प्रश्न में, तो गडरिया और दार्शनिक, उजड़ ग्राम, कश्मीर सुषमा, देहरादून, ये दोनों जो है अनुदित हैं, बाकी मौलिक हैं। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे 78 नंबर का, और बड़ा गजब का प्रश्न है। चलो बताओ सभी लोग। नारी का हृदय कोमलता का पालन है। नारी का हृदय क्या है? कोमलता का पालना है। दया का उद्गम है, शीलता की छाया है और अनन्य भक्ति का आदर्श है। प्रस्तुत कथन अजात शत्रु के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? देख रहे हैं आप, यहाँ पे वासवती, बाजीरा, पद्मावती, गौतम। 78 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तो यह वासवी का कथन है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, ठकुरी बाबा रेखाचित्र में ठकुरी बाबा की बेटी का नाम है चंपा, भक्तिन, बेला, कांची। 79 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा बेला। ठकुरी बाबा की बेटिया का क्या नाम था? बेला। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 80 नंबर का, प्रतीकवादी आलोचक का उदय कहाँ हुआ था? फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड, जर्मनी। ऐसा ही एक प्रश्नोत्तरी हमने पिछले वीडियो में करवाया था, आप करे होंगे, तो इसलिए क्रम से जब आप देखेंगे ना तो काफ़ी प्रश्न आपके सही होने लगेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर का, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी। 81 नंबर में आप देखेंगे तो यह जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है गया है? तो जसवंत सिंह, बेनी भूषण मंडन। चलिए 82 नंबर के प्रश्न का आप सब आंसर देंगे, तो जसवंत सिंह के लिए इन्होंने कहा है, जसवंत सिंह के लिए कहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 83 नंबर का, यहाँ पे निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है। जयशंकर प्रसाद। अब ये देखेंगे दर्शन से प्रश्न आपको मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे तोड़ तोड़ के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो पूछा जा रहा सही युग्म का चयन करना है, तो जयशंकर प्रसाद अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, बताइए। सुमित्रानंदन पंत अद्वैत, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शैव दर्शन। चलिए सही युग्म का चयन करना है, 83 नंबर के प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, यह ऑप्शन सही है।
बाकी सभी रॉन्ग हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है स्थापना और तर्क का। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है, लेकिन तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंत अंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। ऐसे प्रश्न को 2-3 बार पढ़ देंगे, यदि आप साहित्य ढंग से पढ़ें तो दोनों बातें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों चीज़ें सही हैं, जो भी बातें बताई गई हैं वो दोनों सही हैं। 85 नंबर का प्रश्न है, मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं अचेतन मन में। यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, युंग, ग्राहम हक, नगेंद्र। चलिए 85 नंबर के प्रश्न का आप सब आंसर देंगे। तो यह युंग का कथन है। प्रश्न पढ़ते ही आप समझ गए होंगे। मिथक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पे बात ही नहीं किया, नगेंद्र जी बात नहीं किए, बचे दो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, ये प्रश्न कूट वाला प्रश्न नहीं है, यह आलोचना कृतियों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही बताना है। तो 86 नंबर के प्रश्न का आप याद रखेंगे। यहाँ पे 86 नंबर के प्रश्न को देखिए सभी लोग। भाषा विज्ञान, काव्य में रहस्यवाद, शिल्प और दर्शन, काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो ये घूम घूम के एक ही प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, जो एक ही ऑप्शन। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, सबसे भाषा विज्ञान होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो में आ गया भाषा विज्ञान। तो काव्य में रहस्यवाद है। इसके बाद देखेंगे शिल्प और कला दर्शन, ये उसके बाद आता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 87 नंबर का, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि प्रश्न समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित करना है। तो तमस किसका है? तो यह भीष्म साहनी का है। एक मिनट छोटा कर देते हैं, फाट से हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तमस किसका है? तमस किसका है? तो भीष्म साहनी का है, मतलब ए में चौथा। यहीं पे आपका प्रश्न सही हो गया। तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 है। पीली आंधी प्रभा खेतान का है, 5, तो सही हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। नीला चाँद किसका है? शिव प्रसाद का। इकट्ठा ऐसे भी प्रश्न पूछा, नीला चाँद किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। मिलाने वाला नहीं आएगा। वैसे ये सब सारे प्रश्न एक एक ठो पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट ये रहा आपके समक्ष 88 नंबर का प्रश्न। अज्ञेय के अनुसार हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? तो बादल की मृत्यु, कारवां, एक घूट, पृथ्वीराज की आंखें। 88 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। तो एक घूट जयशंकर प्रसाद वाली पहली है, किसके अनुसार? अज्ञेय की। ये रहा आपके समक्ष 89 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए बताइए, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। राजा निर्बसिया, भाग्य रेखा, इंसान के खंडहर, मुर्दों का गांव। आप सुमेलित कर दीजिए। अब क्या करना है आपको? प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलाना है, ठीक है। चलिए, मुर्दों का गांव कब का है? 1946 का है। तो इसमें दो तो ऑलरेडी कट गए। चलिए, ऐसे ही प्रश्न आप एग्जाम में करेंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, आप देखेंगे खंडहर, इंसान के खंडहर 1950 में। तो तीसरा ये यहाँ पे आपका प्रश्न सही हो गया। राजा निर्बसिया, तो राजा निर्बसिया भी इनकी कहानी है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो ये 57 की है। भाग्यरेखा, जिसमें ग्रामीण कहानी और राजा रानी की 2 कहानियाँ साथ साथ में चलती हैं। जैसे उपन्यास में एक ग्रामीण कथा और एक शहरी कथा चलती है, वैसे ही इस कहानी में राजा निर्बसिया की। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाग्य रेखा 1956, तो डी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट 90 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न है। क्योंकि 2 पैसेज है, तो पैसेज तो आप क्या करेंगे? अपने से करेंगे। वो तो पढ़े पैसेज तो कोई आते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड बच्चों की चेक की जाती है, वर्तमान में आप क्या सोच पा रहे हैं। चलिए 90 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। तो प्रश्न को पढ़िए। पुरुष आंखों से लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज होती है। यह कथन सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा ने मुरारी लाल से किस अंक में कहा? तो पहले अंक में कही है ना। ये रहे टोटल 90 प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो को पूरा देखिए। आपको बताना चाहेंगे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट हैं, और आप देख पाएंगे कि एक पूरी किताबें हैं साहित्य की, आप पढ़िए। नाटक हैं, उपन्यास हैं, कहानियाँ लगी हुई हैं।
थोड़ा सा वीडियो में जैसा ही बनाती हूँ वैसा ही शूट कर देती हूँ, तो स्पीड आप थोड़ा तेज़ करके वीडियो को सुन सकते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोट कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी है 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, जिसे आप देखिए प्लेलिस्ट में बनी हुई है। आदिकाल से भक्तिकाल रीतिकाल की कुछ सामग्री हैं जिसमें आप देखेंगे वहाँ पे आपको फैक्चुअल पढ़ाया गया है ना? फिर आप नोट्स बना लीजिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक कम्युनिटी में नंबर दिए गए हैं, आप उसे उस पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।